इसमें पेंट में आ रहा है। एक सेकंड, ये तो बहुत ही ब्लर हो गया। आपको दिख रहा है ये ब्लर ज़्यादा हो गया शायद। सब दिख रहा है। ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था भारत में किसी राज्य के राज्यपाल दो ताज, किसी राज्य का राज्यपाल दो ताज पहनता है, टिप्पणी कीजिए। इसमें राज्यपाल पे था सवाल, ठीक है, तो हमें राज्यपाल पे ही बताना था। ठीक है, आपने शुरुआत करी, ये तो अच्छा था आपका कि राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है जिसे राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में नियुक्त किया जाता है। यह केंद्र के प्रमुख के रूप में, ये केंद्र के प्रमुख के रूप में भी भूमिका निभाता है। ठीक है, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन आपने दिया राज्यपाल के बारे में, बिल्कुल सही चीज़ करी आपने। पहले आपने ढूंढा कीवर्ड कौन सा है, राज्यपाल था, राज्यपाल के बारे में थोड़ा बता दिया, ये चीज़ थी। इसके बाद अगर हम बात करें राज्यपाल की दोहरी भूमिका, राज्यपाल के प्रमुख के रूप में और केंद्र के एजेंट के रूप में, इसमें हमें डिबेट और डिस्कशन करवाना था। जो आपने लिखा वो बड़ा ही फैक्चुअल था, बड़ा ही मैं कहूँ थोड़ा एकेडमिक आंसर लगा मुझे। इसमें देखो क्या करना चाहिए था। पहला, राज्य के राज्य के प्रमुख के रूप में राज्यपाल की भूमिका, बिल्कुल सही चीज़ करा आपने। डिवीजन अच्छा करा है, इंट्रोडक्शन अच्छा लिखा, उसके बाद आपने प्रस्तावना बहुत अच्छी लिखी, उसके बाद आपने इसका जो डिवीजन करा वो भी अच्छा करा कि दो हिस्से हैं, दोनों बताए जाएंगे, पूछे ही दो हिस्से गए थे। अब इसमें एक चीज़, ये जो बेसिक आर्टिकल्स है ना, इनको थोड़ा रट लीजिए। मैंने आपको तरीका बताया था ना इसका कैसे करना है। एक हैंड आउट टाइप की कॉपी बनाओ, उसमें जो आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, उनको लिख लो और वो किस किस के बारे में, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो जाए। तो जब भी कुछ लिखो ना, कुछ बेसिक आर्टिकल्स है, ये तो आपको पता होने ही चाहिए थे। जैसे ये आर्टिकल 163, ये तो आपको पता ही होना चाहिए था, इसका रेफरेंस तो देना ही देना है पूरे आंसर में। अगर आपने एक भी आर्टिकल मेंशन नहीं करा तो बात बनती नहीं। आर्टिकल्स, जब हम लॉ की बात करेंगे तो बात अलग है। सेक्शंस आपको याद नहीं है चलेगा, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, ठीक है, सूचना का अधिकार, उसमें आपको उसके प्रावधान याद नहीं, कोई बात नहीं, आप सीधा लिख सकते हैं सूचना का अधिकार ये कहता है, चलेगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, तो ये चीज़ याद रखना आपसे। आर्टिकल्स मेंशन करने की कोशिश करो जहाँ भी पॉसिबल हो, ठीक है, सारे नहीं, कुछ तो मेंशन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। जैसे आपने लिखा राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम पर लागू होते हैं, बिल्कुल सही। और ये किस में लिखा है, अनुच्छेद 163 में। तो यही लाइन अगर आप ऐसे लिख देती, अनुच्छेद 163 के हिसाब से राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम पे होते हैं, तो इसमें तुरंत आपके मार्क्स बढ़ जाते। सिर्फ एक वर्ड ऐड करना था, अनुच्छेद 163 बस। अगला, राज्यपाल विधानसभा के बहुमत के दल के नेता, ये थोड़ा गलत है। राज्यपाल विधानसभा के बहुमत के दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। मुझे बताओ ये स्टेटमेंट सही है क्या? जो बहुमत का नेता है वही मुख्यमंत्री बनता है, क्या जरूरी है बहुमत का नेता का मुख्यमंत्री बनना? बहुमत के दल, नहीं सर, तो कई बार गठबंधन की सरकार। कोई भी बन सकता है। एक चीज़ याद रखना, संसदीय प्रणाली में क्या होता है, संसद में जो संविधान है, संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि जो दल वर्ड का तो इस्तेमाल ही नहीं है, पार्टी वर्ड का पूरे संविधान में इस्तेमाल नहीं होता। वो सिर्फ ये कहता है कि जो भी नेता जिसको 50% से ज़्यादा संसद यानी कि लोकसभा या फिर विधानसभा, जो भी केस बनता हो, 50% से ज़्यादा लोग सपोर्ट करेंगे, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है। इसमें ये वर्ड कहीं नहीं लिखा है कि जो बहुमत का दल है उसका ही नेता बन सकता है, इसमें ऐसा कहीं नहीं। अल्पमत के भी नेता बन सकते, अल्पमत छोड़ो, ऐसे मान लो, एक मान लेते हैं, संसद की बात करते हैं, ठीक है, लोकसभा है, लोकसभा में 500 सीट है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 500 सीट है लोकसभा में, और 499 सीट डिफरेंट पार्टियों के पास है। मैं अकेला व्यक्ति हूँ अपना, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ठीक है, जो किसी पार्टी से नहीं लड़ता, और मैं संसद में जाता हूँ, तो हो सकता है मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊँ। अगर 50% से ज़्यादा लोग लोकसभा के कहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना चाहिए, मैं बन जाऊँगा, जबकि मैं क्या हूँ, अकेला मेंबर हूँ मेरी पार्टी का। तो ये वर्ड याद रखना, ये थोड़ा गलत था कंसेप्शन, बहुमत के दल नहीं आएगा, सिंपल लिखना है। इसमें लिखना था राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो एक थोड़ी सी फैक्चुअल गड़बड़ थी, इसे हम हटाएंगे।
तो पहले में अगर आप ये आर्टिकल लिख देते तो थोड़े मार्क्स एक्स्ट्रा बनते। यहाँ पे थोड़ी ये चीज़ गलत थी, जरूरी नहीं है, तो ये थोड़ा कर लेते। अगला, राज्यपाल विधानसभा का प्रथम सत्र आहूत करता है। सही लिखा आपने। प्रथम सत्र किस चीज का होता है? सर वो धन्यवाद। बजट। हर साल का जो प्रथम सत्र होता है उसका जो पहली सिटिंग होती है, जो बजट सेशन जिसे कहते हैं, बजट में जो पहली सिटिंग होती है उसमें राज्यपाल एड्रेस करता है। जैसे राष्ट्रपति करता है दोनों सदनों को, उसी तरह से आपका राज्यपाल भी करता है बजट का पहला। ठीक है, हर साल का। तो ये आपका काफ़ी हद तक सही था, इसमें कोई ऐसा कोई खराबी नहीं है। अगर आप इसमें बजट वर्ड लिख देती तो और अच्छा होता, पर कोई बात नहीं। बस यहाँ पे आपको आर्टिकल लिखना था, ये थोड़ा सा गलत था उस सेंस में। दूसरा, राज्य विधानसभा की मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राज्यपाल, ये देखिए, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही जरूरी नहीं था। राज्यपाल कार्य करता है ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता हो आर्टिकल 163 क्या कहता है। आर्टिकल 163 कहता है कि एक राज्यपाल होगा और राज्यपाल को सलाह देने के लिए, जिसे हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर मंत्री परिषद होगी, जिसका मुख्यमंत्री एक प्रकार से चेयरपर्सन होगा। तो मुख्यमंत्री द्वारा मंत्री परिषद उसे सलाह देगी जो राज्यपाल पे बाध्य नहीं होती है। क्योंकि ये चीज़ सबसे अलग है, राज्यपाल और राष्ट्रपति में सबसे अलग चीज़ है। आर्टिकल 163 क्लियर शब्दों में कहता है, अनुच्छेद 163 क्लियर शब्दों में कहता है कि राज्यपाल अगर चाहे तो अपने विवेक से काम कर सकता है, ये जरूरी नहीं है। तो आपने जब ही लगा दिया, ये नहीं होना चाहिए था। आप लिख सकते थे राज्य विधानसभा की मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर सकता है, परंतु उसके पास कुछ डिस्क्रेशनरी पावर जिन्हें हम कहते हैं, या फिर मनमानी शक्तियां होती हैं, और अनुच्छेद 163 लिखना जरूरी था। बात समझ में आई यहाँ पे क्या कमी थी? तो देखिए, इसमें आप एक चीज़ समझिए, मेन चीज़ मैं ये नहीं समझाना चाह रहा, मेन चीज़ मैं ये समझाना चाह रहा था कि क्या क्या चीज़ आप इसमें एक्स्ट्रा लिखा सही है। इसमें 2-3 चीज़ें अगर आप एक्स्ट्रा डाल दो तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ते। एक तो पहला आर्टिकल लिखना जरूरी था, जो लिखने से मार्क्स मिलते ही हैं एक्स्ट्रा। दूसरा, यहाँ पे ही जैसा वर्ड इस्तेमाल कभी मत करना। आज के बाद आदत डाल लो, ही, होना चाहिए, होता है, ऐसे वर्ड मत करो। हो सकता है, करना चाहिए वाले वर्ड इस्तेमाल करना आज से, ठीक है? और दूसरा थोड़ा ये, चलो ये तो मैंने करेक्ट कर दिया, अब अगली बार आप सही करोगे। ठीक है, संविधान के द्वारा राज्यपाल को कुछ विवेकहीन शक्तियाँ भी प्रदान की गई है, बिल्कुल सही। लेकिन कहाँ प्रदान की गई? अगर यहाँ पे आप आर्टिकल 163 लिख देते तो बहुत ही अच्छा होता। ठीक है, अब मैं मेन चीज़ जो बताना चाह रहा था, जब आपने ये सारा लिखा, बहुत अच्छा लिखा, उसमें कोई कमी नहीं थी, बस ये थोड़ा 1-2 चीज़ ऐड करते तो ज़्यादा मिल जाते मार्क्स। इसमें आपको 1-2 मैंने आपको बताया था ना, एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए एग्जाम्पल्स डालो इसमें। बहुत एग्जाम्पल्स हैं। जिस तरीके से आपका केरला के गवर्नर ने करा, जिसपे आप तमिलनाडु के गवर्नर ने करा, राज्यपाल ने करा, जिसपे सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज हुआ था, जानबूझ के बिल रोके गए। तो इसमें एग्जाम्पल्स डालोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक आध एग्जाम्पल डाल दो, और मैंने आपको बताया था जब भी एग्जाम्पल डालो, करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल डालो। इसलिए करंट अफेयर्स पढ़ना जरूरी होता है कि ताकि हम करंट अफेयर्स के उदाहरण उठाएं और इसमें डाल दें। बात समझ में आई? ठीक है, तो 2-3 पॉइंट में ऐड करने थे। एक तो हमें अनुच्छेद ऐड करना चाहिए था, और दूसरा 1-2 एग्जाम्पल ऐड कर देते, बहुत ही बढ़िया होता। ये तो चलो आपने यथास्थिति बता दी। अब जैसे दूसरा पेज देखते हैं। जैसे ये आपका दूसरा पेज है, केंद्र से जुड़े निर्णय राज्यपाल के द्वारा। देखिए अनुच्छेद, ये आपने बहुत अच्छा करा, इसलिए मैंने इसे देखिए ब्रैकेट में डाला था। ये दोनों चीज़ें आपने अच्छी करी, ये दोनों लिख दिए।
ठीक है, अनुच्छेद 200 और आपने अनुच्छेद 356 की दोनों की बात करी के तहत किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। बिल्कुल सही लिखा आपने। फिर वही बात, एक आध एग्जाम्पल डाल देते, जैसे कि तमिलनाडु के गवर्नर ने वहाँ की विधानसभा से पास हुए आपके विधेयकों को आरक्षित कर लिया था राष्ट्रपति के लिए। एक एग्जाम्पल डाल देते, अच्छा रहता। ठीक है, उसके बाद 356 के तहत राष्ट्रपति को राज्य के आपातकाल लगाने के लिए कह सकता है, जैसे बिहार के राज्यपालों ने बहुत बार किया है। बहुत विधेयक हैं, बहुत बार ऐसा हुआ है, ये सबसे अब्यूज्ड प्रोविजन है। ये तो हो गया फैक्ट जो आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना चाहिए था, इसमें एक पैराग्राफ डालना था, छोटा सा पैराग्राफ रियल लाइफ के बारे में। कोई स्कॉलर के नाम से डाल देते, किसी और के नाम से डाल देते। जैसे अगर लिखना है तो आप अंबेडकर को भी लिख सकते थे। ठीक है, अंबेडकर ने राज्यपाल के बारे में क्या बोला, ये आपने डाल दिया दो हिस्से जो पूछे गए थे, कि एक तो वो केंद्र के लिए कैसे काम करता है, दूसरा राज्यपाल के तौर पे कैसे काम। दोनों चीज़ें अच्छी लिखी थी, थोड़ा थोड़ा ऐड करते बात बन जाती। इसमें एक और पैरा डालना चाहिए था, क्योंकि इसमें एनालिसिस जरूरी था, टिप्पणी जरूरी थी। टिप्पणी के लिए आपको क्या करना चाहिए था, राज्यपाल के जो रियल लाइफ में 2-3 एग्जाम्पल रहे हैं उनका अलग से एक पैरा बना देते, या फिर जब आप ये लिख रहे थे तब उसमें एग्जाम्पल के तौर पर डालते, उदाहरण के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल ने ये किया या बिहार के राज्यपाल ने ये किया। यहाँ पे भूमि पूजा पूरा करते हुए राज्यपाल की जो अंबेडकर ने राज्यपाल के बारे में बोला है कि ऐसा राज्यपाल जो होना चाहिए एक संवैधानिक पद पर होना चाहिए, या एक आध केस डाल सकते थे इसमें, बहुत अच्छा रहता अगर आपको कुछ आइडिया है सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस का, सर्वोच्च न्यायालय के कुछ केसेस का गवर्नर के ऊपर। सर वो इसमें वो डाल सकते हैं, वो समिति थी ना जो मतलब कहते हैं कि किसी पार्टी का ना हो गवर्नर। वो हाँ बिल्कुल, अपॉइंट आप इसमें डाल सकते थे। वो कहाँ आता, कंक्लूजन आपका आ गया। मैंने आपको बताया ना, जब क्वेश्चन में नहीं पूछा गया हो तो आप क्या कर सकते हैं उस केस में, जब आपने निष्कर्ष लिखा है, निष्कर्ष के बाद क्या करो, यहाँ पे लिख दो जो चीज़ आप बता रहे हो, वो आप डाल सकते थे कि 2 पॉइंट सिर्फ। मैंने आपको बताया जब भी पूछा ना गया हो और आपके पास कोई 2 पॉइंट हो, बिल्कुल डालो। एक्स्ट्रा दे रहे हो, अच्छा दे रहे हो, तो कंक्लूजन के बाद, निष्कर्ष के बाद 2 पॉइंट डाल दो कि इस कमेटी ने ये बोला था कि जैसे पंची कमीशन हो गई या फिर आपका सरकारी कमीशन जो भी बनती हो, इसने बोला था राज्यपाल को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, ये 2 पॉइंट होने चाहिए, बस एक्स्ट्रा मार्क्स मिले हमें। समझ में आई? ठीक है, तो मेन चीज़ आपको समझ में आई। इसमें 2-3 चीज़ें जो कम लगी, एक तो सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आप डाल सकते थे इसमें, एक या एग्जाम्पल इसमें ऐड कर सकते थे। आंसर अच्छा था, एग्जाम्पल, आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट वाले अनुच्छेद हैं वो, कुछ उदाहरण और कुछ सुप्रीम कोर्ट का 1-2 जजमेंट अगर आप रट लेते। इसलिए मैं बोलता हूँ नाम रटना बहुत ज़रूरी होता है, जजमेंट का नाम रट लेते तो वो भी आप इसमें डाल देते। प्लस जब आपने निष्कर्ष लिखा, निष्कर्ष लिखने के बाद 2 पॉइंट डाल देते, सरकारिया के डाल देते या पंची कमीशन का। तो इसी में अगर आप मान लेते हैं 15 मार्क्स का है, आपको मैं 6 मार्क्स दूंगा। अगर ये 3 चीज़ें आपने की होती तो सीधा 9 मार्क्स मिलते, 9 से 10 से नीचे नहीं मिलता। समझ में आया क्या कमी थी? ये टेंशन मतलब, अभी तो पहला पेपर है, अभी तो ऐसे बहुत होंगे, हम ये धीरे धीरे हम इन चीज़ों को ख़त्म करेंगे। यही तो मेन पर्पज़ है हमारा यहाँ पे। जहाँ पे कंटेंट की कमी लगेगी वहाँ पे कंटेंट को देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन में क्या कमी थी। आप बताओ, आपका कोई क्वेश्चन हो अभी? सर मैं इससे सोच रही थी दिल्ली के 2-3 क्वेश्चन लिखूं तो फिर सही हो जाएगी प्रैक्टिस। अगर आप डेली के लिखना चाहते हो, देखो अभी तो हमने एक बार पढ़ लिया, पहले आपको पढ़ने का मौका दिया, अब आपने पढ़ लिया, आप डेली के 2-3 लिखो, 2-3 डेली के कर लेते, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो अब से मैं यही करा करूँगा, शाम तक आपको 2 क्वेश्चन भेजा करूँगा डेली, आप उन 2 क्वेश्चनों को लिखो। अभी हम पॉलिटी चलाते हैं, पॉलिटी को रिफाइन करना है ना अभी हमें, तो मैं डेली के आपको 2 क्वेश्चन भेजूंगा, आप डेली 2 लिखो और 2 भेजो मुझे, 2-2 करके। ठीक है, सर साथ में ऐसे कर लूंगी, मतलब मैं पीवाईक्यू मेंस के तो पढ़ रही हूँ, अभी स्टार्ट किए, जिसमें मेन मेन जो मतलब वो दिया होगा कोई जजमेंट वगैरह, उसके अलग से नोट्स बना लूंगी, फिर वो डाल दूंगी, याद कर लूंगी। बिल्कुल याद करो, कंटेंट जितना आपके पास हो, देखो जितना आपके पास सामान यहाँ पे होगा उतना बढ़िया। पर अभी जितना हमें करना है कर लेना, क्योंकि एक बार हम जनवरी तक पहुँच गए ना, जनवरी के बाद हम नया कुछ नहीं छुएंगे, जो ऑलरेडी हमारे पास है उसी को हम सीखेंगे कैसे इस्तेमाल करना है। अभी तो आप नई चीज़ें ला सकते हो दिमाग में, जितना रीड करोगे उतना बढ़िया, जितना ज़्यादा रीड करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया। लेकिन अभी जितने इनोवेशन करने हैं अभी कर लो। ठीक है,
और ऐसा कुछ भी लगे तुम्हें नया पढ़ना है, ये पढ़ना है, तो तुरंत मुझे व्हाट्सएप पर डाल दो, सर मैं ये सोच रही हूँ, बिल्कुल वहाँ पे तुरंत देख लेंगे, ठीक है। चलो अब अगला देखते हैं। अगला आपका दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा कहता है भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। बेसिकली किसकी का फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात हो रही है इसमें। आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रिसाइड जो आपका अनुच्छेद 19(1) के तहत मिलता है, आपने सही लिखा है, अनुच्छेद 19 सही लिखा है, अनुच्छेद 19(1) के तहत मिलता है। अब यहाँ पे देखिए आपने कितना सही काम करा। संविधान में के अनुच्छेद 19 के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने विचरण करने का अधिकार है, परंतु उन पर विशेष क्षेत्रों में प्रतिबंध भी लगाया गया है। सही, यहाँ तक सही चीज़ थी। अब इस क्वेश्चन में देखिए दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा है इसके बारे में और दूसरा है ये अधिकार सीमित नहीं है। टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी वर्ड समझिए, आपको बताना है सीमित नहीं है, ठीक है, पर क्यों नहीं है ये भी तो समझाओ बच्चे, ये भी तो समझाओ इवैल्यूएटर को, ऐसा क्यों करा गया कि हमने असीमितता क्यों रखी, क्योंकि इसका थोड़ा मुझे आइडिया नहीं, आपको आइडिया है नहीं, एक प्रॉब्लम आता है अधिकारों के बारे में। तो इसमें देखिए दो चीज़ आपको करनी थी, पहला तो आप इस वर्ड को बताओ, अधिकार को बता सकते थे आप, तो बताइए अधिकार क्या होता है, कुछ आइडिया है? सर अधिकार नागरिकों को सरकार के द्वारा दिए गए, नागरिकों को सरकार के द्वारा दिए गए अधिकार होते हैं, संविधान के द्वारा। सर देखो समझो, शायद मुझे आइडिया नहीं आपने क्या पढ़ा है, देखो मैं बता देता हूँ। देखो जो आपका संविधान है, संविधान क्या होता है, एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट हम साइन करते हैं ना, संविधान एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। किसने साइन किया, इसलिए पहला, अगर आप पहली लाइन देखें कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रीएम्बल जिसे बोलते हैं, उसमें प्रस्तावना में पहली लाइन क्या है, सिंपल सी लाइन है, क्या बोलते हैं, हम भारत के नागरिक। ये क्यों लगाई गई लाइन, ये लाइन ये बताना चाहती है कि संविधान एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, किसके बीच में, हम नागरिकों के बीच में। अब एक चीज़ सोचो, क्या आप एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे जिसमें आप ही कमज़ोर निकलो, कभी नहीं साइन करोगे, कोई बेवकूफ़ी साइन करेगा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट। जब हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जिसे हम संविधान कहते हैं, तो हमने क्या करा, हमने बोला इस संविधान के तहत सारी की सारी शक्तियाँ किसके पास है, सरकार के पास है, जिसे स्टेट कहते हैं। सारी की सारी शक्तियाँ स्टेट के पास हैं, सरकार के पास है, लेकिन अगर सारी शक्तियाँ सरकार के पास होंगी तो हम पे तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हमने इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन डाली, जैसा होता है ना हर कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ शर्तें। शर्तें क्या थी कि सरकार इस संविधान के तहत जो हमने बनाया है, इस संविधान के तहत सारी शक्तियाँ सरकार के पास होंगी, लेकिन उन शक्तियों पे सीमाएं हमारे पास होंगी। उन सीमाओं का नाम ही है अधिकार। तो आज के बाद हमेशा याद रखना, अधिकार की परिभाषा क्या है, अधिकार नागरिकों को दिए हुए संविधान के द्वारा कुछ शर्तें हैं जो सरकार की शक्तियों पे नियम लगाती हैं या फिर अंकुश लगाती हैं, ठीक है। तो याद रखना, अधिकार आपके सरकार के खिलाफ है, सरकार ने आपको अधिकार नहीं दिया, सरकार के खिलाफ आपको अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि सरकार पे तो सारी शक्तियाँ ऑलरेडी हैं। अगर अधिकार ना हो तो सरकार किसी को भी जेल में डाल देगी, ठीक है। थोड़ा याद होना है। अब देखते हैं आगे आपने क्या लिखा था। संविधान के अनुच्छेद 19 ही तो सही लिखा था आपने। अब अनुसूचित जनजातियों के निवास वाले स्थानों में उनके संरक्षण के तहत सभी नागरिकों को विचरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। पहला बात, सभी नागरिकों के लिए नहीं लगाया गया है। सभी का मतलब जो वहाँ के आदिवासी वगैरह हैं वो तो जा सकते हैं ना वहाँ पे, सभी कैसे हो गए, ठीक है। तो मैंने हमेशा से समझाया कि कभी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो, ही, सभी नहीं, इसमें लिखो ज़्यादातर, ये ऐसा शब्द इस्तेमाल करो, हर जगह लगता है ज़्यादातर, कुछ, ज़्यादा से ज़्यादा, इस तरह के सभी वर्ड। सभी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया, और मैंने आपको बताया था कभी भी आंसर लिखो स्ट्रॉन्ग वर्ड को अवॉइड करो, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ क्या करनी चाहिए, बोलिए, आपको यहाँ पे बस ये लिखना था अनुसूची 5,
ये और लिख देते। अनुसूची 5 के तहत आने वाले अनुसूचित जनजातियों के इलाके में या क्षेत्र। स्थानों में आप सभी नहीं, ज़्यादातर नागरिक वहाँ नहीं जा सकते हैं। ये इसलिए करा गया है क्योंकि उन नागरिकों की जीने की शैली अलग है और बाकियों की अलग है। तो इस तरीके से उनकी जो जीने की शैली है उसको बचाव किया जा सके। ठीक है, जी सर। ठीक है, बस ये आपको ये ऐड करना था, बाकी आपने अच्छा लिखा है, उसका कोई इशू नहीं है। सेम अगले वाले में भी यही चीज़ थी, ये भी आपने बिल्कुल सही लिखा है, दोनों पॉइंट आपके बिल्कुल सही हैं। बस दोनों आपके बिल्कुल सही हैं, बस आपको क्या ऐड करना था, पहले में अनुसूची 5 और दूसरी आपको पता है ये अनुसूची 6 के तहत आते हैं कुछ राज्य। और कभी आपने इसका नाम सुना, ILP राज्य, सर शायद। इनर लाइन परमिट बोलते हैं इसे। हाँ जी सर। ये कुछ राज्य हैं जो आपके नॉर्थ ईस्ट में भी पाए जाते हैं, उत्तरी पूर्व में भी पाए जाते हैं, कुछ उत्तर आपके उत्तर में भी पाए जाते हैं, उत्तराखंड वगैरह में। ये बॉर्डर के इलाके होते हैं, जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश की साइड के इलाके। यहाँ पे भी अगर आप घुसते हैं तो आपको राज्य सरकार की परमिशन चाहिए। ये नहीं कि आप जा नहीं सकते, बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन बस आपको एक मंजूरी चाहिए होती है राज्य सरकार से। जाना प्रतिबंधित नहीं है, बस एक मंजूरी मांगनी है, मंजूरी मिल जाए तो चले जाओ, और कोई भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि आप जा नहीं सकते। ठीक है, इसी तरह तो यहाँ पे बस इतना सा लिखना था आपको, अनुसूची 6 और कुछ ILP के राज्य हैं उत्तर पूर्व में भी अनेक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए नागरिकों के विचरण पर प्रतिबंध है। प्रतिबंध नहीं है, परमिशन मांगते। प्रतिबंध का मतलब तो बिल्कुल ही बंद हो गया, प्रतिबंध नहीं है, जा सकते हैं, बस एक मंजूरी लेनी पड़ती है राज्य सरकार से। ठीक है, तो थोड़ा सा ये गलत है, बाकी ठीक था। उन स्थानों पर जाने के लिए परमिट की आवश्यकता, बिल्कुल सही। एक सेकेंड, कौन है ये, एक सेकंड रुकना अंजलि। ओके सर। हेलो, हेलो, आ रही है आवाज़, आ रही है, बोलिए। हाँ, लेंस कार्ड से कहाँ पे हैं आप अभी? भाई आप में शोर बहुत आ रहा है, कहाँ पे हैं? नहीं, कृष्णा मंदिर वाला रोड है, उसी रोड पे ना एक वो है लक्की पान, लक्की पान के सामने वाली बिल्डिंग में जाना है। हाँ, लक्की पान के सामने बिल्डिंग है, 3rd फ्लोर पे जाके दे दीजिए, वहाँ पे बहुत सारे गेट होंगे आगे की तरफ, किसी से भी एंटर कर जाए, लिफ्ट से 3rd फ्लोर पे दे दो। ठीक है, जब पहुँचो फ़ोन कर देना फिर। यहाँ तक कोई भी इशू, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई हो तो मुझे बताओ। नहीं सर, आगे सुनो। ठीक है, कोई। अब देखो, ये आपने बहुत अच्छा लिखा, ये फैक्चुअल था, इसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जो मैं मेन चीज़ आपको ऐड करवाने वाला था वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ ज़रा। संविधान के द्वारा भारतीय निवासियों व नागरिकों को जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं उन पर देश की सुरक्षा व विशेष लोगों के संरक्षण के लिए समय समय पर संसद व न्यायालय द्वारा उन पर प्रतिबंध लगा दी जाती है। बिल्कुल सही लिखा है, कोई कमी नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ तक आपको बस समझ में आया, थोड़ा सा इसमें करना था। अब देखो इसमें क्या ऐड करना है, जो मैं मेन चीज़ आपको समझाना चाह रहा था। इसके बाद वाला पेज खोलना पड़ेगा हमें। अच्छा, आपने इतना ही आंसर लिखा था क्या इसका? जी सर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या ऐड करना चाहिए था। ये तो पेज अलग है, मैं दूसरे पेज पे उस पर समझा देता हूँ। आपने जो इतना लिखा बहुत अच्छा लिखा, पर अब इसमें जो आप, मेरे को लगता है शायद ये आप पे कंटेंट की कमी लगी इसमें। इतना तो ठीक था, लेकिन इतना छोटा आंसर नहीं लिखना है, ऑब्वियसली बात है, बड़ा आंसर लिखना है। तो मैंने आपको बताया डायमेंशंस बढ़ानी चाहिए। कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे आप इसमें इसको बड़ा कैसे कर सकते थे। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए था, जब आपने शुरुआत करी आंसर की, तो जब आपने प्रस्तावना लिखी, आपने इंट्रोडक्शन लिखा,
परिचय लिखा, बहुत अच्छा लिखा, परिचय आपका सही था। अरे यार ये तो सेकंड। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और आपको लगे कि मेरे पे सामान कम है, तो इसे आप कैसे बढ़ाया जाए कि आंसर भी ख़राब ना हो और कंटेंट भी काफ़ी हो जाए, क्योंकि 2 से 3 पेज का कम से कम आप मान के चलिए 2 पेज तो लिखने पड़ेंगे। अब 150 वर्ड का भी है तो 2 पेज माना चाहिए। तो क्या करना चाहिए ऐसे आंसरों में जब आप पे कंटेंट की कमी लगे? जब आपने पहले तो लिखा, आपका परिचय लिख दिया, बिल्कुल सही। परिचय के बाद क्या करो, थोड़ा सा हिस्ट्री लिख दो। मेन कंटेंट पे आने से पहले थोड़ा सा इतिहास के बारे में बता दो। किस इतिहास के बारे में? कि ऐसा प्रतिबंध लगाया ही क्यों गया, थोड़ा सा इतिहास बता दें। अगर आपको थोड़ा आइडिया, मुझे पता नहीं है, शायद आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा। आपने आंतरिक सुरक्षा हो गया आपका? सर हाँ पहले पढ़ा हुआ। हाँ, तो आंतरिक सुरक्षा में आपने पढ़ा होगा, नॉर्थ ईस्ट भारत से जुड़ना नहीं चाहता था। नॉर्थ ईस्ट भारत से जुड़ना नहीं चाहता था, और उसके बाद फिर हमारी एक कमेटी बनी थी, शायद आपने पढ़ी हो। जो उस कमेटी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर कमीशन बोलते हैं उसे, ये संविधान सभा ने बनाई थी कमेटी। उस कमेटी ने बोला था कि कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें ट्राइबल्स रहते हैं, ठीक है, जनजातियाँ रहती हैं, उसके लिए क्या करिए आप, उनको इस विशेषाधिकार दे दीजिए। अगर आप इतना और लिख देते यहाँ पे, तो पता है जो चेकर है उसे बड़ा मज़ा आता। उसे ये समझ में आता कि इस बच्ची को सिर्फ पॉलिटी, मैंने आपको बताया ना, आंसर बेसिक पॉलिटी में पूछा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी सब्जेक्ट से कुछ नहीं लिख सकते। इतिहास से भी आप लिख सकते हैं, आंतरिक सुरक्षा से भी लिख सकते हैं, जो पर रेलिवेंट होना चाहिए, नहीं कि कुछ भी भंगार पेल देना है, काम का होना चाहिए। सर अगर हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर इसमें करंट अफेयर का वो डाल सकते हैं कि लद्दाख अनुसूची में शामिल होने के लिए। बिल्कुल सही, मैं उस पर आने वाला था, लेकिन वो यहाँ नहीं आएगा। पहले थोड़ा इतिहास डालते हम, थोड़ा सा इतिहास डाल देते, उसके बाद आपने जो लिखा बिल्कुल सही, उसके बाद एक और पैरा लिखते लद्दाख वाला। लद्दाख वाला जिसमें सोनम वांगचुक वहाँ पे धरने पे बैठे थे कि लद्दाख में श्रेणी 6 की मांग की जा रही। क्यों मांग की जा रही है? इसलिए क्योंकि कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं। विशेषाधिकार मानसिक सुरक्षा के लिए ज़रूरी हैं और लोग देश छोड़ना नहीं चाहते। यही इसीलिए तो हमने आपका अनुसूची 5 और 6 बनाई थी, क्योंकि अनुसूची 6 में जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व के राज्य भारत में जुड़ना नहीं चाहते थे। हमने कहा यार देश मत छोड़ो, साथ में रहो, घर में ही रहो, किचन अलग कर लो वाली बात थी। बिल्कुल डाल सकते थे। इसके बाद बात समझ में आई? ऐसा करो, ऐसे इनोवेशन में आपको इसलिए समझा रहा हूँ इतना कि ऐसा करना है। अगर कोई भी चीज़ उससे रेलिवेंट है, उससे आपके क्वेश्चन से कनेक्ट करती है और करंट अफेयर्स का हिस्सा है, बिल्कुल करो।
मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, टीचर जो भी चेक करेगा उसको मज़ा आएगा कि इस बच्चे को कुछ पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना था इसमें आंसर, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो और जिसमें आपको लगे कि मेरे पे समान करना है, तो सबसे पहले क्या करो, आप उसका परिचय तो लिखोगे ही लिखोगे, परिचय लिखो। परिचय लिखने के तुरंत बाद आप थोड़ा सा इतिहास दे दो कि ये सब आया कहाँ से, और ये कोशिश करो कि हर किसी के साथ करो। परिचय के बाद सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा इतिहास, थोड़ा सा इसलिए कह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 लाइन, ज़्यादा मत लिखना। 3 4 लाइन में थोड़ा सा इतिहास हो गया, उसके बाद मेन आंसर पे आ जाओ। इससे क्या है, एक प्रकार का लिंक बन जाता है। जैसे होता है ना, जब भी आप कोई नई चीज़ करते हैं तो पहले आप उसका बैकग्राउंड जानना चाहते हैं कि ये आया कहाँ से, हुआ कहाँ से, फिर आप जानना चाहते हैं ये चीज़ क्या है। तो पहले थोड़ा सा इतिहास लिखना चाहिए था, 1 2 पेज में आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, हयाद्री कमेटी, जब तक मुझे याद आ रहा है, संविधान सभा ने ही उस कमेटी को बनाया था नॉर्थ ईस्ट के लिए, जिसने ये बोला था कि नॉर्थ ईस्ट को आप अलग अधिकार दीजिए, जिसके कारण आपका अनुसूची 6 बनाई गई थी। ये थोड़ा सा लिख देते। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद जो आप लद्दाख वाला बोल रहे हैं वो भी आप लिख सकते थे एग्जाम्पल की तरह। जैसे लद्दाख में अनुसूची 6 में आने की मांग की जा रही है, क्योंकि इससे क्या मिलती है, मानसिक सुरक्षा मिलती है, जो देश की अखंडता के लिए जरूरी है। ये लिख देते। अब एक और चीज़ आप इसमें लिख सकते थे, अब वो मुझे समझ नहीं आया कि वो कंटेंट की कमी से था। आपने जीएस कहाँ से पढ़ा था, मैं भूल गया, आपने बताया था शायद। सर लक्ष्मीकांत और नोट्स। नहीं नहीं नहीं, कोई कोचिंग ली थी या खुद पढ़ा है? नहीं सर, क्लास मतलब मेरे पास नोट्स है, पहले वो जयपुर से उत्कर्ष क्लासेस की नोट्स है। उत्कर्ष क्लास वगैरह से पढ़ा था आपने? अच्छा ठीक है, कोई नहीं। तो थोड़ा सा देखो, इसमें कंटेंट ऐड करना था हमें। एक प्रॉब्लम आती है जो इस क्वेश्चन में बहुत, अगर आप उसे लिख देते एक पैराग्राफ, कोई भी चेक करता 2 से 3 मार्क्स सीधा बढ़ा देता। कैसे? मेन चीज़ आपको लिखनी थी अधिकार, मैंने अभी आपको समझाया। एक पैराग्राफ लिखना था फिलॉसफी का। अभी तक जो आपने लिखा है सिर्फ पॉलिटी का आंसर लिखा था, और वो भी बड़ा ही फैक्चुअल था। तो एक थोड़ा सा इतिहास ऐड करना था अपने आंसर के पहले, थोड़ा सा इतिहास की, अनुसूची 6 और 5 जैसी चीज़ें आई कहाँ से। उसके बाद आपका आंसर बिल्कुल सही। उसके बाद एक लद्दाख का छोटा सा एग्जाम्पल, और उसी के बीच में कहीं नहीं तो फिर उसके बाद एक छोटा सा पैराग्राफ फिलॉसफी को लेके। कैसी फिलॉसफी? ये अधिकारों की फिलॉसफी क्या है और ये क्यों है। सिंपल सा बात समझिए, अधिकार जो होते हैं आपके, अब आया फ़ोन, एक सेकंड। अब देखो मैं बताता हूँ ये, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इसे लिख लेना, ठीक है। यही हमारा पर्पस है सारे टेस्ट का, कि अगर कोई नई चीज़ मिलती है तो उसे हम अपने नोट्स में लिख लें। जैसे मैंने आपको ऊपर जो समझाई ये बात, ये अगर आपको पता है तो ठीक है। कहाँ गया ये चीज़? अगर आपको सर पता वो थी, ये जो अगर आपको पता था तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो इसे अपने नोट्स में लिख लेना। ये बहुत अच्छी अच्छी लाइनें हैं, इनको जब आप आंसरों में डालोगे यही आंसर को एनहेंस करेंगी आपके। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ, इसको समझिए। जो आपका संविधान है, संविधान में मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था कि आपको अधिकार दिए गए हैं, किसके खिलाफ? ये अधिकार आपको राज्य के खिलाफ दिए गए हैं, सरकारों के खिलाफ। सरकारों के पास सारी शक्तियां हैं संविधान के तहत, तो उन शक्तियों पे प्रतिबंध लगाना या उन पे सीमाएं लगाने का काम कौन करता है? अधिकार करता है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है, अधिकार राज्य की शक्तियों को सीमित करते हैं, पर राज्य से ही उम्मीद की जाती है कि वो अधिकारों को सीमित करे। ये कैसे हो सकता है, समझे? इसे इंग्लिश में बोलते हैं पैराडॉक्स। हिंदी में पैराडॉक्स को, एक मिनट चेक करता हूँ मैं क्या बोलते हैं। जॉन जॉन को पीछे से जा रहे हैं। विरोधाभास।
कभी आपने जी सर। विरोधाभास शब्द सुना है? देखिए विरोधाभास नहीं है क्या, अधिकार राज्य की शक्तियों को सीमित करते हैं, पर राज्य से ही उम्मीद की जाती है कि वो अधिकारों को सीमित करे। ये कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति दूसरे को सीमित कर सकता है ना, एक दूसरे को सीमित करने का क्या है? इसे बोलते हैं विरोधाभास, इंग्लिश में कहते हैं पैराडॉक्स। इसको इसको डील करने के लिए हमने क्या बनाया बेसिकली आपका, इसीलिए तो आपका न्यायालय बनाए गए हैं। उनका काम क्या है? अधिकार राज्य की शक्तियों को सीमित करेंगे और राज्य अधिकारों को सीमित करेगा, लेकिन न्यायालय ये देखेंगे क्या वो सीमाएं सही हैं या नहीं है। कहने का मतलब क्या वो न्यायिक है या नहीं है। अगर न्यायिक नहीं है तो संवैधानिक है, न्यायिक है तो ठीक है। ये एक छोटा सा पैराग्राफ आप कैसे डालते हैं मैं बताता हूँ। ये तो हो गया कंसेप्ट। अब इसे इसमें कैसे डालना था? इसमें आप डालते अधिकार जो होते हैं, अधिकार कभी भी असीमित नहीं हो सकते, क्योंकि एक व्यक्ति का अधिकार अगर असीमित होगा तो दूसरे व्यक्ति के अधिकार का हनन हो सकता है। इसलिए संविधान में अनुसूची 5 और 6 जैसे प्रावधान करे गए हैं ताकि अधिकारों को असीमित ना छोड़ा जाए। और इस असीमितता को कौन देखेगा? राज्य देखेगा। और राज्य को कौन देखेगा कि वो सीमाएं सही हैं या नहीं? न्यायालय देखेगा। ये एक पैराग्राफ अगर आप डाल देते तो एकदम मतलब आंसर में बहुत मजा सा आ जाता है एकदम। समझ में आया ना? यही चीज़ हम धीरे धीरे सीखेंगे। पहले अब आपको क्या क्या समझ में आया? पहली चीज़, कभी भी आप आंसर लिखो पहले लिखो प्रस्तावना, वो क्या बोलते हैं, परिचय। परिचय लिखने के बाद या प्रस्तावना परिचय लिखने के बाद थोड़ा सा इतिहास लिख दो उसके बारे में कि वो चीज़ आई कहाँ से, थोड़ा ज़्यादा नहीं, 2 से 3 लाइन या 4 लाइन तक चलेगा। उसके बाद जो आपका मेन चीज़ है वो लिखनी है, लेकिन कोशिश करो कि इसमें कुछ एग्जाम्पल, ज़्यादा नहीं तो एक एग्जाम्पल तो दे दो, ज़्यादा नहीं देना, एक बहुत है। एक एग्जाम्पल कोशिश करो करंट अफेयर से उठाया हुआ एग्जाम्पल दे दो तो बहुत ही अच्छा है। उसके और कोशिश ये भी करना है इसमें, जो मैंने पहले भी बताया था, कि डायमेंशंस बढ़ाओ अपने आंसर की। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी का था, लेकिन देखो हमने इसमें क्या क्या घुसेड़ दिया। इसमें हमने पॉलिटिकल थ्योरी भी डाल दी, फिलोसफी भी डाल दी, थोड़ा सा इतिहास भी, थोड़ा सा इंटरनल सिक्योरिटी भी डाल दिया, और सबको मिलाया और इतना बढ़िया सा आंसर बन गया हमारा। बात समझ में आई? ठीक है। एक और चीज़ जो आपने इस आंसर में नहीं लिखी, ये सब करने के बाद पहले आपका परिचय, फिर थोड़ा सा इतिहास 1 या 2 लाइन का कि वो कहाँ से वो चीज़ आई है, फिर आपका मेन आंसर जिसमें एक आध एग्जाम्पल डाल दो बहुत ही बढ़िया, एक आध स्कॉलर डाल दो तो और भी बढ़िया, और डायमेंशंस बढ़ाओ, जैसे इतिहास का इस्तेमाल कर लो, आंतरिक सुरक्षा का इस्तेमाल कर लो, अर्थशास्त्र का इस्तेमाल कर लो, भूगोल का इस्तेमाल कर लो, जो भी चीज़ इसमें काम की लगे। ठीक है। उसके बाद कुछ भी हो जाए निष्कर्ष लिखना ही लिखना है, चाहे आंसर छोटा लिखो चाहे बड़ा, बिना निष्कर्ष के आंसर कभी नहीं छोड़ना। अगर आपने छोटा लिखा कोई बात नहीं, पर निष्कर्ष जरूर डाल दो। ये आपने निष्कर्ष की तरह लिखा था क्या, ये लास्ट वाला जो है? जी सर। अब यही तो देखो, यही तो चीज़ है, निष्कर्ष की तरह लिखा था पर ये निष्कर्ष की तरह समझ नहीं आया। अब एक समझ में कैसे आएगा? आगे यहाँ पे कोई एक ऐसा शब्द लिखो जिससे पता लगे कि ये निष्कर्ष है। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं डज वगैरह लिखते हैं, डज या हैंस। इसमें मैं देखता हूँ हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसे। इसी तरह। क्या चीज़? इसी इसी प्रकार। तरह, इसी प्रकार। हाँ, तो इस प्रकार से कह सकते हैं। इस ऐसे देखो, अब से ये लाइन हर जगह लिखना, जब भी निष्कर्ष लिखो इसमें लिखना इस प्रकार से, ऊपर मतलब क्वेश्चन में ऊपर करेगा, या क्या बोलते हैं, मुख्य भाग लिख दो। उपरोक्त। उपरोक्त। हाँ, इसमें लिख दो इसी प्रकार से मुख्य भाग में करी गई विवेचना से ये समझा जा सकता है, फिर ये लिखना है। समझ आया? ये लाइन हमेशा डालना अपने अपने क्या निष्कर्ष में, कि इसी प्रकार ऊपर करी गई या फिर मुख्य भाग में करी गई विवेचना से ये समझा जा सकता है, फिर ये लाइन। इससे क्या होगा कि जो चेकर है ना उसे समझ में आ जाएगा। अभी क्या, अगर मैं सिर्फ ऐसे पढ़ा ना तो मुझे समझ नहीं आया कि आपने निष्कर्ष लिखा है या उसी को आगे लिख रहे हो, क्योंकि छोटा आंसर है। बड़े में तो एक बार को समझ में आ भी जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप रखिए। कोई नहीं, अभी अगले आंसर लिखेंगे ना तो देखेंगे। या एक काम करते हैं, चलो इस वाले क्वेश्चन को तुम दोबारा लिखना। अब मैंने तुम्हें समझाया कैसे लिखना है। इस वाले क्वेश्चन को, दूसरा क्वेश्चन है, इसे दोबारा लिखो और दोबारा भेजो, देखते हैं उसमें क्या चेंजेस आए। ठीक है, चलो अब अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
ये पॉइंट आप लिख रहे हो ना कहीं पे कॉपी वगैरह में जो मैं बता रहा हूँ? सर मेरा लाइब्रेरी में है क्वेश्चन, उसमें कर लूंगी ऐड। कोई नहीं, पर ये याद से लिख लेना वरना भूल जाओगे बाद में, ठीक है? ठीक है इसलिए जब भी हम आपसे याद रखना, जब भी हम ऐसा कुछ सेशन करें ना, हमेशा एक नोटबुक अपने साथ रखो ताकि कोई भी नया सर। पॉइंट आए तुरंत लिख लो। हाँ सर नोटबुक तो है मेरे पास अभी। हाँ, बस वही पूछ रहा था मैं, नोटबुक में लिख रहे हो ना? हाँ, बस यही पूछ रहा था मैं। सर हाँ लिख लिया। चलो बढ़िया है, अब अगला करते हैं। और कोई भी बिंदु तुम्हें समझना है, जितनी बार पूछना है पूछो, टेंशन नहीं पालने का किसी भी चीज़ का। सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे सही करेंगे, अभी हम पे बहुत टाइम है, आराम से करेंगे सही। अगला क्या कहता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये मैंने आपने लिखा है कि आपका जो परिचय था बहुत अच्छा लिखा था, आपने सही लिखा था। भारत के संविधान के अनुच्छेद, देखा एक छोटा सा अनुच्छेद लिखने से कितना फर्क आ जाता है। तो कुछ अनुच्छेद हैं जो रट लीजिए, लिस्ट बना लो उनकी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या लिखा है? पदेन जी सर। ठीक है, सभापति होगा। अब इसके बाद मैंने क्या समझाया था? जब भी आंसर लिखो पहले प्रस्तावना, फिर थोड़ा सा इतिहास। ये आपने लिखा है कि यहाँ पे थोड़ा सा इतिहास क्या बनता? भारत का उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद पर बनाया गया है। सिर्फ 2 लाइन। इससे आपने क्या करा? आपने एग्जामिनर को बता दिया कि मुझे पता है ये चीज़ें कहाँ से आई। इसलिए मैंने बोला ना, हमेशा परीक्षा के बाद थोड़ा सा इतिहास जरूर लिखो उस चीज़ के बारे में कि ये चीज़ आई कहाँ से। ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन या 3 लाइन भी कर सकते हो, उसके बाद अपना आंसर शुरू करो। ठीक है, इसमें आप एक लाइन लिख सकते थे कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद के तौर पे या पद के हिसाब से बनाया गया है। फिर आती है आपकी कहानी, जो आपने अच्छा लिखा, ये आंसर ठीक था आपका। लोकसभा के अध्यक्ष की तरह राज्यसभा का सभापति सदन के सदस्यों में से नहीं चुना जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य की योग्यता के अर्थ तो रखता है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। बिल्कुल बढ़िया चीज़। उसके बाद राज्यसभा के सभापति की भूमिका, इसमें क्वेश्चन क्या था हमारा? राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के, अच्छा ठीक है, उसकी भूमिका के बारे में बात करनी है। राज्यसभा के सदन के अध्यक्षता करता है, बिल्कुल सही बात। राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा सदन का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, ये तो ठीक बात है, लेकिन इसमें सभापति की भूमिका कहाँ से आ गई? जो आपने लिखा सही लिखा, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? सभापति की भूमिका के बारे में बात करनी है, ये आपने सही बोला, ये सही है, लेकिन ये तो कार्यकाल से सभापति की भूमिका का क्या मतलब बना? बात समझ में आई? जी सर। ठीक है, तो ऐसी अगर आप ऐसा कुछ लिखते भी हैं तो क्या करो, कोई पॉइंट बनाओ इसके अंदर, या ऐसे लिख दो। ये लिखने के बाद आप लिख सकते थे, इसी कारण से उपराष्ट्रपति राज्यसभा के हिसाब से काम नहीं कर पाता या राज्यसभा के हिसाब से नहीं चल पाता। ऐसा कोई एक लाइन ऐड कर देते तो बात बन जाती बढ़िया सी। ठीक है, अगला, सभापति अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। अब फिर ये इससे क्या मतलब है? आप प्रश्न को समझिए, प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कह रहा है 2 चीजें हैं प्रश्न में। राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के राष्ट्रपति की भूमिका, सिर्फ इसने बोला है सभापति और राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को लिंक करना है। ये क्वेश्चन उपराष्ट्रपति पे नहीं है, ये क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति राज्यसभा में कैसे रहता है उसके ऊपर है। ठीक है, तो इसमें जो आपके 2 पॉइंट थे, ये पॉइंट इसमें मतलब अगर आप पे कंटेंट कम पड़ रहा है तो आप डाल दो, वो पॉइंट नहीं है।
पर एज सच देखा जाए तो ये दोनों पॉइंट इस आंसर के हिसाब से नहीं बने। ये सही लिखा आपने, लेकिन इस आंसर के हिसाब से नहीं मांगा गया है। ये मैंने इसमें लिखा है, ये नहीं पूछा है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो इससे आपको एक और सबक मिला, एक और पॉइंट, कुछ भी लिखो हमेशा प्रश्न को ध्यान में करके लिखो। प्रश्न जितना पूछ रहा है उसी सीमाओं के अंदर लिखो। अगर कुछ बाहर का लिख भी रहे हो तो उसे इस तरीके से लिखो कि सीमाओं के हिसाब से बन जाए। जैसे हमारे एक टीचर थे बहुत पहले स्कूल में, वो एक बहुत प्यारी बात बोला करते थे, अगर आप पे घोड़े पे निबंध आए और घोड़े का नहीं पता तो घोड़े को पेड़ से बांध दो, पेड़ पे निबंध लिख दो। तो वही चीज़ हमें यहाँ करनी है। अगर आपको यहाँ पे पेड़ पे क्वेश्चन, घोड़े पे था, घोड़ा नहीं समझ में आ रहा तो आपने पेड़ लिख दिया, चलेगा, लेकिन पेड़ को घोड़े को पेड़ से बांधो भी तो। समझ में आई बात? जी सर। चलो अगला देखते हैं। सभापति उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदनों में से ही करवाता है, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल काम का पॉइंट था इसमें। सभापति को संकल्प पारित करके उस पद से हटाया जा सकता है, संकल्प पारित होना, बिल्कुल ये भी पॉइंट काम का था, क्योंकि सभापति और राज्यसभा के बीच का पॉइंट है ये। तो इसमें दो कमी समझ में आई। पहला कमी, जो चीज़ नहीं पूछी गई है अगर आपको पता भी है तो डालो मत, अगर डालना है तो इस तरीके से डालो कि वो जो प्रश्न है उसकी सीमाओं में आ जाए। और दूसरा, हमेशा आपसे कोशिश करना कि थोड़ा सा इतिहास लिखो हर चीज़ पे। जी सर। अब अगले पन्ने पे आते देखते क्या है अगला पन्ना हमारा। ठीक है, 14 दिन पहले संसद पटल पर रखा जाता है। उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तब वह सभापति के पद रिक्त कर देता है और उससे स्थान पर उपसभापति सभापति का स्थान ग्रहण करता है। बिल्कुल सही। उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में ही अपने वेतन व जो भी लिखा है संसद द्वारा तय किए गए तरीके से प्राप्त करता है, ये भी ठीक है। अब ये जो भी आपने लिखा है ये आंसर ठीक है, लेकिन क्वेश्चन की जो असली मांग थी वो सिर्फ ये नहीं थी, कुछ रियल लाइफ, ये तो आपने वो लिखा जो बुकों में मिलता है। अब इसमें एक होता है ना, एक होता है नॉर्मल लाइफ, होती है मेंटोस लाइफ। अब हम इसे मेंटोस लाइफ कैसे बनाएं? इसमें आपको क्या करना चाहिए था, आप जो कुछ कंट्रोवर्सी रही है, हमेशा ये आदत डाल लो जब भी कोई आंसर लिखो, कंट्रोवर्सीज अगर एक दो हो तो लिखो। अब इसमें आपको कंट्रोवर्सीज कैसे डालनी चाहिए थी, जैसे आप इसमें एक पैराग्राफ डाल सकते थे, अब कुछ तो क्रिटिसिज्म करोगे। उपराष्ट्रपति कई बार राज्यसभा में जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, जो बहुमत का दल होता है, उसको उसके हिसाब से कई बार चलने लग जाता है, न्यूट्रल नहीं रहता। उपराष्ट्रपति का क्या काम है कि वो न्यूट्रल रहे, लेकिन वो रहता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एग्जांपल दोगे इस पॉइंट का, एग्जांपल के तौर पे एक पार्टी ने, जैसे कांग्रेस ने वो आपके मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पारित करने की कोशिश करी, उपराष्ट्रपति ने उसे एक्सेप्ट ही नहीं करा क्योंकि बीजेपी की सरकार थी। पर आप बीजेपी कांग्रेस वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप सिंपल भाषा में क्या लिखोगे, उपराष्ट्रपति राज्यसभा में एक निष्पक्ष, ये निष्पक्ष ही बोलते हैं ना, निष्पक्ष है ना, हाँ, उपराष्ट्रपति राज्यसभा में एक निष्पक्ष क्या बोलते हैं, सदन चालक की भूमिका निभानी चाहिए। पर कई बार ये देखा गया है कि उपराष्ट्रपति कई बार जो बहुमत की सरकार होती है उसके हिसाब से काम करने लगता है। ठीक है, इसके लिए हाँ बोलो बोलो। सर ये लाइन डाल सकते हैं, जैसे मतलब वो दल बदल, किसी के खिलाफ दल बदल होता है तो वो निष्पक्ष निर्णय नहीं देता है कई बार पार्टी के प्रभाव में। बिल्कुल डालना है, क्योंकि क्वेश्चन ही आपसे ही पूछा। क्वेश्चन क्या पूछा है, उपराष्ट्रपति की राज्यसभा के में किस तरीके से भूमिका रहती है, बिल्कुल डालो, ये तो डालना ही डालना है, क्योंकि हमने ये जो हमने लिखा है ये तो फैक्चुअल डेटा है, ये तो सबको पता है। हम ऐसा ऐसा एक्स्ट्रा क्या लिखें कि जो चेकर है वो हमें मार्क्स दे बिना हटे ना। दो चीज़ मैंने आपको एडिशन बताया, पहला थोड़ा सा इतिहास, क्योंकि ये राज्यसभा का मॉडल है, हमने अमेरिका से लिया है। दूसरा आपने लिखा बहुत अच्छा लिखा। इसके बाद जो आपने बताया ये है विवेचना, ये जो आपने लिखा है ये विवेचना, ये तो आपने बता दिया क्या क्या होता है, ये तो हर बुक में है।
अब आती है रियल लाइफ विवेचना, जैसा आपने बताया दल बदल कानून के तहत कई बार दल बदल होने के बावजूद भी उपराष्ट्रपति फैसला नहीं ले पाता क्योंकि बहुमत की सरकार के हिसाब से चलता है। एक आध एग्जाम्पल पेल दो, ठीक है। ये इसे बोलते हैं एनरिचमेंट। ये जो आपने लिखा है ये आंसर है। अब इसको लेवल अप करने के लिए इस तरह के एग्जाम्पल पेलने होते हैं हमें। क्रिटिसिज्म कोशिश करो हमेशा लिखने की। मैंने आपको बताया ना, प्रश्न की सीमा में आपको जो लिखना है लिखो, सीमा लांघनी नहीं है। इस सीमा में जब तक आप लिख रहे हो तब, जैसा आपने जो बताया वो सीमा के अंदर आता है क्योंकि वो है ही उसके बारे में। सीमाओं के अंदर रहते हुए आपको जितना इनोवेशन करना है, करंट अफेयर्स का एग्जाम्पल लिखना है लिखो, पॉलिटी का क्वेश्चन है लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी से कुछ लिखना है बिल्कुल लिखो, लेकिन सीमाएं नहीं लांघनी है। प्रश्न की सीमाओं के अंदर जो लिखना है लिखो, ठीक है। टेंशन नहीं पालने का क्या लिखना है। अब अगला, तो उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में ही अपने ये तो हो गया। उपराष्ट्रपति का महत्व कार्य राज्यसभा के सभापति के रूप में ही होता है और वह राज्यसभा सदन का अध्यक्ष करता है। ये तो ठीक है, इसमें क्या सीन था। अब इसमें, अब देखो आपने फैक्ट लिखा, उसके बाद जो आपने बताया कमियां, तो एक और पॉइंट अपने उसमें ऐड कर लो। पहला तो मैंने आपको बताया आप क्या होता है परिचय लिखेंगे, परिचय के बाद थोड़ा सा इतिहास लिखेंगे, फिर आपका जो आंसर था बिल्कुल सही। अब आदत डाल लो, क्वेश्चन कुछ भी हो उसमें हमेशा क्रिटिकल एनालिसिस डालना है, कमियां डालनी है कि कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हमेशा लिखने हैं। जैसे आपने भी बताया दल बदल कानून का हो गया, वो मैंने बताया मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ जब प्रस्ताव आया उसने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। इस तरह के एग्जाम्पल हमेशा डालो हर एक चीज़ में, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखना होता है, फिर आप लिखते जैसा कि देखा जा सकता है मुख्य भाग में करे गए विवेचन से उपराष्ट्रपति राज्यसभा के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, परंतु कई बार वो निष्पक्ष नहीं रहता। इसके लिए कुछ प्रावधान करने की आवश्यकता है। खत्म। अब आता है वे फॉरवर्ड, जो मैंने बताया ना आगे का, इसमें 2 पॉइंट डाल दो। ये सब हमने एक्स्ट्रा दिया, हमने थोड़ा सा इतिहास एक्स्ट्रा दिया क्वेश्चन में, हमने विवेचना, ये तो सिंपल एनालिसिस था, विवेचना में कुछ नेगेटिव पॉइंट, कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल पेले, और उसके बाद आपका जब क्या होता है निष्कर्ष आया, निष्कर्ष के बाद हमने 2 पॉइंट डाल दिए कि इस चीज़ को सुधारे कैसे, जो कमी हमने मुख्य भाग में दी है उस कमी को सुधारने के 2 पॉइंट लिख देने हैं बस, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप लिख रहे हैं ना। अब आपको क्या करना है, इन्हीं क्वेश्चनों पे, क्योंकि एक बार हम लिख चुके हैं, अब इन्हीं क्वेश्चनों को आप दोबारा एक बार और अटेम्प्ट करेंगे, सेम क्वेश्चन, देखते हैं इस बार क्या बदलाव सभी को है। सभी को सर, अभी देखो, सभी पांचों क्वेश्चन। हाँ 5 कर दो कोई बात, वैसे पहला तो आपका ठीक ही था, आप एक काम को दूसरा तीसरा कर देना, अभी फिलहाल देखते हैं, ठीक है। तो आप दूसरा तीसरा करना, दोबारा लिखो इनको, देखते हैं फिर क्या कमियां रहती हैं, फिर दोबारा करेंगे इन्हें। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्या है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति सीमित है और इसे पूर्ण शक्ति में विस्तृत नहीं किया जा सकता। ये हमारा कथन है, ठीक है। इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिए कि क्या संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधित शक्तियों का विस्तार कर संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है। अब देख, इसमें 3 चीज़ें हो गई। एक तो इसके मतलब ये तो आपको पता ही है किसके ऊपर क्वेश्चन है, ये जो पुराना हमारा ड्रामा चल रहा है इंदिरा गांधी वाला, ये उसी पे क्वेश्चन है सीधा का सीधा। इंदिरा गांधी, फिर केशव भारती आते हैं, गोलकनाथ केस आता है, ये सारा उसके ऊपर है।
तो शुरुआत आपने क्या करी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को यह शक्तियाँ प्रदान की गई हैं कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है। बिल्कुल सही प्रस्ताव, बिल्कुल सही परिचय। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ा सा बैकग्राउंड। इसमें आप क्या लिख सकते थे, थोड़ा सा इतिहास भी लिखना है। क्या लिखते, 2 लाइन में, ये शक्तियाँ ये भारत का संविधान, भारत का संविधान आपका कॉन्स्टिट्यूएंट जी। असेंबली, क्या बोलते हैं उसे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। संविधान सभा, भारत का संविधान संविधान सभा ने बनाया था, जो इस वक्त मौजूद नहीं है। इसलिए ये प्रावधान की शक्तियाँ संसद को दे दी गई, क्योंकि विधानसभा तो आपका क्या था, संविधान सभा तो खत्म हो चुकी है। ये थोड़ा सा बताने के लिए कि ऐसा करा क्यों गया, फिर आपकी कहानी शुरू हो जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गोलकनाथ, ये थोड़ा आपने गलत लिखा था, ये थोड़ा सा है, एक वो नई वाला। हाँ, क्योंकि ये गोलकनाथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो आपके मूल अधिकार हैं वो सर्वोपरि हैं और संसद संविधान में कोई संशोधन नहीं कर सकती। इससे पहले शंकरी था, उसको बदला था उन्होंने, शंकरी प्रसाद के बाद बदला था ना। ठीक है, बाकी तो आपने सही लिखा था, बस नहीं ऐड कर दो तो बाकी अच्छा लिखा है आपने। ये गोलकनाथ में यही हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपका सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती केस में ये सब करा और मूल ढांचे की संविधान की मूल संरचना का उल्लेखन, क्या लिखा है इसमें? सर्वोच्च न्यायालय लंघन। ने केशवानंद भारती केस को वाद बोलते हैं हिंदी में। जी सर, बात। अच्छा, वाद। ठीक है, मैं अपने निर्णय में सुधार करते हुए कहा कि संसद संविधान की किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बशर्ते यह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन ना करे। समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल संरचना को परिभाषित किया गया है। ये आपने देखो एक अच्छा काम करा, अगर हमने मूल संरचना का बात बोली तो आपने मूल संरचना को बताया भी कि मूल संरचना फिक्स्ड नहीं है। आपका जो सर्वोच्च न्यायालय समय समय के हिसाब से मूल संरचना में और चीज़ें डालता रहता है। ठीक है, यहाँ तक तो आपका सही था, बस इसमें एक ही कमी थी, नहीं आना चाहिए था, बाकी तो ठीक लिखा है आपने। अब अगला पेज देखते हैं क्या कह रहा है। आई थिंक ये वाला पेज है। इसी प्रकार संसद संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकती है। संसद, ठीक है। अब देखिए आपका प्रश्न आपसे क्या मांग कर रहा था और आपने दिया क्या उस प्रश्न को। मैं प्रश्न एक बार पढ़ लेता हूँ। ठीक है, आपका प्रश्न आपसे पूछ रहा था संविधान में संशोधन करने की संसद को शक्तियाँ सीमित है और इसे पूर्ण शक्ति में विस्तृत नहीं किया जा सकता। इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिए, क्या संसद संविधान के 368 के अंतर्गत अपनी संशोधन शक्तियों का विस्तार कर संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है। इस बात पे आपने कुछ बोला ही नहीं। पहला हिस्सा आपने बहुत अच्छा बताया, 2 हिस्से हैं उसमें। दूसरा हिस्सा आपसे पूछ रहा है कुछ, दूसरे हिसाब से क्या पूछना चाहता है, क्या संसद अपने आप को बढ़ा के लिख सकती है। इसमें आपको बस एक पैरा और डाल देना चाहिए था। सेकंड पार्ट के लिए एक पैरा कैसे डलेगा, देख मैं आपको बताता हूँ थोड़ा। सेकंड पार्ट का अगर उसमें पैरा कैसे डालना चाहिए तो आप लिख सकते थे, जैसे ऊपर दिए गए विश्लेषण से ये समझा जा सकता है कि संसद की संशोधन करने की शक्तियाँ सीमित हैं, परंतु वो समय के हिसाब से बदली जा सकती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, 13 जज की बेंच ने दी थी। 15 जज की बेंच अगर दूसरा जजमेंट दे तो ये मूल ढांचा जो बनाया गया है इसे तोड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि संसद कभी नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है संसद, क्योंकि 13 जज की बेंच ने जजमेंट दी थी। 15 जज की बेंच बैठेगी, हो सकता है जजमेंट को हटा दिया जाए, तो ये मुमकिन है। ये चीज़ पे आपको इस चीज़ पे आपको और करना था, क्योंकि उसमें पूछा गया है क्या ये हो सकता है या नहीं। आपने ये बाकी सब अच्छा लिखा, लेकिन ये पार्ट आपको और ऐड करना चाहिए था कि ये बिल्कुल हो सकता है। 2 तरीके से हो सकता है। पहला तरीका, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है तो सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, संविधान ही बदला जा सकता है, उसमें क्या बड़ी बात है। नई संविधान सभा का आप गठन कर लीजिए, नई संविधान सभा नया संविधान बना देगी, उसमें मूल संरचना होगी नहीं।
ऐसा नहीं है कि संसद नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है, समय के साथ सब कुछ बदलता है। तो इसका और आपको एक पैरा डालना था, क्योंकि सेकंड पार्ट हमारा बहुत वीक रह गया। उसके बाद लास्ट में आप क्या डालते, निष्कर्ष। निष्कर्ष। निष्कर्ष डाल सकते थे। अब ये जो आप, मेरे ख्याल में आपने निष्कर्ष के फॉर्म में लिखा है ना ये वाला, पर जी वही बता सर। रहा हूँ कि आप जब निष्कर्ष लिख रही है ना, निष्कर्ष समझ में नहीं आ रहा कि निष्कर्ष ही लिखा है या मुख्य भाग का हिस्सा है, इसलिए हर बार एक लाइन डालो जो इसी तरह, इसी प्रकार मुख्य भाग में किए गए विवेचन से ये समझा जा सकता है, फिर लिखो अपना पाठ, ताकि समझ में आ जाए चैप्टर को कि आपने मुख्य भाग खत्म कर दिया है, अब आप सीधे सीधे निष्कर्ष पे आ गई हैं। ठीक है, ये जी आंसर सर। देखिए आपका अच्छा था, इसमें कुछ खास कमियां नहीं थी, बस थोड़ा 2-3 पॉइंट ऐड करेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा, खासकर ये वाला हिस्सा, क्योंकि उसने जो पूछा था सेकंड दूसरे भाग में वो आप ठीक से नहीं कर पाए, पहला भाग आपने बहुत अच्छा कर दिया था। दूसरा भाग आपसे चाहता था आप डिबेट करें इस बात पे, थोड़ी सी डिबेट करनी चाहिए थी यहाँ पे, एक आध एग्जाम्पल पेल देते तो पेल सकते थे, तो पेल देते, कोई इशू नहीं था। या कोई स्कॉलर आपके पास होता जैसे जो बता सकता था ये बात, जैसे के वेणुगोपालन जो भारत के सॉलिसिटर जनरल रहे, उन्होंने बात बोली थी कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने इस जजमेंट के बाद अपने आप को सर्वोपरि साबित कर दिया है, जो संविधान की मूल रचना के खिलाफ ही है। संविधान क्या कहता है, संविधान ये कभी नहीं कहता कि सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा होगा, संविधान कहता है कि 3 हिस्से हैं राज्य के, न्यायालय है, आपके 3 अलग हिस्से हैं, आपका न्यायालय हो गया, आपके कार्यपालिका हो गया, आपकी विधायिका हो गई, आपके 3 हिस्से हैं और तीनों हिस्से बराबर हैं, एक दूसरे पे बैलेंस बनाए रखेंगे। लेकिन जैसे के वेणुगोपालन ने कहा, संविधान सर्वोच्च न्यायालय ने इस जजमेंट से क्या करा, अपने आप को सर्वोपरि रख दिया, वो कह रहा है संविधान से ऊपर मैं हूँ, मैं बताऊँगा क्या संविधान के हिसाब से चलेगा। तो ये खुद, ये जजमेंट जो दी गई है सुप्रीम कोर्ट की, ये खुद ही मूल संरचना के खिलाफ जा रही है। बैलेंस ऑफ पावर है ना आपका संविधान में, शक्तियों का क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पावर, संतुलन। संतुलन, शक्तियों का संतुलन बनाए रखना है तो है ही पार्ट में, और सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि मैं सबसे सर्वोपरि हूँ, कैसे हो सकता है। एनीवे, तो ये थोड़ा सा आप इसमें ऐड कर देते तो बहुत बढ़िया लगता, बाकी आंसर ठीक था, ऐसा कोई इशू नहीं है इस आंसर में। ठीक है, तो इस आंसर को मत लिखना, अभी दूसरा और तीसरा लिखना, ये तो ठीक था आपका, थोड़ा सा कंटेंट ऐड करना वो कर लोगे आप बाद में। अब आपका आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, पांचवा मेरे ख्याल में ठीक लिखा था आपने। सर वो नहीं लिखा था। इसमें मैंने कुछ और कमेंट दिया है, एक बार देखते हैं कमेंट क्या है हमारा। ये तो चौथा ही भूल गया। पांचवा शायद ये, स्कूली शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न किए बिना बच्चों को शिक्षा में प्रेरणा आधारित पद्धति के संदर्भ में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, अच्छा, राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात हो रही है 2009, विश्लेषण कीजिए, अपने तो है, विश्लेषण कीजिए भारत के संविधान में, इन दोनों को लिंक करना है। ठीक है, इसमें अच्छा ठीक है, इसमें क्वेश्चन देखिए, प्रश्न की मूल भावना क्या है, सिंपल ये कहना चाह रहा है आपको शिक्षा, खासकर 2 चीज़ों को लिंक करना है कि बच्चों को शिक्षा का महत्व होना चाहिए, दूसरा आपका क्या, आपका जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो कर पाता है नहीं, 2 चीज़ें चाहता है लिंक करो आप। पहला चीज़ ये है कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, क्या वो राइट टू एजुकेशन एक्ट उसको उस प्रकार चला पाता है नहीं, या फिर वो ये कहता है बस स्कूल बनाओ बच्चे पढ़ाओ, या फिर वो महत्व भी समझा पा रहा है। बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, 2 डिफरेंट चीज़ों को लिंक कर रहा है। क्या हमारा जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, क्या वो शिक्षा के बारे में ही बात करता है या शिक्षा के महत्व के बारे में भी बात करता है,
ये समझाना है मेनली उसे। सिंपल सा है, ये पूछना चाहता है क्या हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट काम का है या बंगार है, सिंपल शब्दों में समझो तो। क्वेश्चन बस ये जानना चाहता हूँ आपसे, आप ये मुझे बता दीजिए क्या राइट टू एजुकेशन एक्ट वाकई में शिक्षा के काम आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो आपको दोनों साइड बतानी है, हाँ शिक्षा के काम आ रहा है, ये प्रावधान है, नहीं शिक्षा का काम नहीं आ रहा, ये प्रावधान है। इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एनजीओ प्रथम की। एनजीओ प्रथम की आपकी आती है, एनजीओ प्रथम हर साल एक स्टडी पब्लिश करता है भारत में शिक्षा के ऊपर, जो बताता है कि हमारे भारत में शिक्षा का कितना बुरा हाल है, बहुत ही अत्यंत, खासकर आपका जो स्थानीय भाषा जैसे हिंदी हो गई या इंग्लिश वाले को नहीं, इंग्लिश वाला तो भी स्टैंडर्ड ठीक है, बाकी स्थानीय भाषाओं की बहुत बुरी हालत है, दयनीय हालत है। एनजीओ प्रथम की स्टडी, ये आपका सेकंड पार्ट में, जैसे दो पार्ट में आंसर लिखना है। पहले पार्ट में आपको लिखना है कि जो आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट है, हाँ वो शिक्षा के महत्व को समझाने की कोशिश करता है। उसमें जैसे टीचर पीपल रेशो है उसके अंदर, ये उसमें बोला गया है कि बच्चे के घर के पास स्कूल होना चाहिए, प्राइमरी तक शायद 1 किलोमीटर है और 8वीं तक मेरे ख्याल में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ज़्यादा मुझे याद आ रहा है। ऊपर से 6 से 14 साल वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अधिकार देता है शिक्षा का, मुफ्त पूरी तरह से। अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य बनाया गया, बिल्कुल सही बात लिखी है आपने, ठीक है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम के बच्चों के लिए प्रावधान किए गए हैं, लेकिन ये कानूनी। अब एक चीज़ समझो, ये तो आपको पता ही होगा कि ये डीपीएसपी का हिस्सा है, इन कोर्ट में लीगली वैलिड नहीं है। जी सर। हाँ ठीक है। अब एक चीज़ समझो, क्या इसने ये बात पूछी भी थी, क्वेश्चन ने एक बार भी पूछा आपसे कि मुझे ये समझाओ, बात समझ में। क्वेश्चन की मांग, मूल मांग क्या है, क्वेश्चन की मूल मांग सिर्फ इतनी है, आपको इतना बताना है क्या शिक्षा का अधिकार का जो अधिनियम है, अधिनियम ही बोलते हैं ना कानून को आप लोग, ठीक है, जी सर। क्या शिक्षा के अधिकार का जो अधिनियम है क्या वो शिक्षा के महत्व को समझाता है, बस इतना पूछा है क्वेश्चन में। आपसे ये चीज़ उसने पूछी ही नहीं थी, पर कोई बात नहीं, अगर आपने डाल दिए तो इशू नहीं है, थोड़ा बहुत अच्छा है आपने जो लिखा है, ये पॉइंट भी अच्छे लिखे हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एक प्रकार से आप मान लो आपने थोड़ा सा हिस्ट्री वाला पार्ट है ना वो कर दिया, आपने ये बता दिया कि शिक्षा का अधिकार आया कहाँ से, बात वही पड़ गई, ठीक है। अब बात यह है कि मुख्य मांग पे हमें पहुँचना है, ये भी उसी का हिस्सा बनेगा। शिक्षा के क्षेत्र को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची के विश्लेषण, ये देखिए आपने लिखा अच्छा है लेकिन ये पूछा नहीं गया है, समझे ना, ये पूछा ही नहीं गया, उसने बस सिंपल सा आपसे ये सवाल पूछा है क्या शिक्षा का अधिनियम हमारी शिक्षा प्रणाली को इस लायक बनाता है कि बच्चों को शिक्षा का महत्व सिखा सके, बस इतना पूछा गया है और नहीं पूछ रहा वो आपसे, ये नहीं पूछ रहा है कि किस सूची में है क्या है, इतना आपने डाल दिया सही चलेगा। थोड़ा सा आप मानिए बैकग्राउंड बता दिया आपने, ये अच्छा था, ये उसने मांगा ही नहीं आपसे। इससे राज्य के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति ठीक है कर सकती होंगी, पर ये भी मांगा नहीं गया है, ये भी मांग नहीं है। बात समझ रहे हो ना अंजलि, कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, हमारा जो प्रश्न है उसकी मांग ही अलग है, प्रश्न ये मांग ही नहीं रहा है कहीं भी, प्रश्न की सिंपल सी मांग है, उसे हमें देखना है। इसलिए मैंने आपको एक चीज़ समझाई ना, प्रश्न की जो सीमाएं हैं उसमें रहना है और उस सीमाओं में जो लिखना है लिख दो, लेकिन सीमाओं से बाहर नहीं जाना कभी भी, ठीक है। तो आपको एक और काम करना, इस प्रश्न को भी 3 प्रश्न आप दोबारा करेंगे, दूसरा, तीसरा और पांचवा। आपका पहला और चौथा काफ़ी हद तक ठीक था और जो मैंने समझाया उस तरीके से करिएगा। अब इसमें क्या करना है आपको, जो आपने ऊपर का हिस्सा लिखा है उसे छोटा करिए, लिखा सही है लेकिन वो मूल मांग में नहीं आता तो उसे छोटा कर देना है। ये जो पार्ट है ना, ये वाला 3 पॉइंट जो है, इन तीनों को मिला के 1 पॉइंट बनाओ। पहले आप लिखेंगे थोड़ा सा, जैसे इसमें आपने वो भी नहीं लिखा है इसके बारे में, ये क्या आपका पूरा परिचय था क्या, ये पूरा परिचय हमेशा छोटा सा लिखते हैं। अब आप क्या करेंगे, परिचय में सिर्फ लिखेंगे राइट टू एजुकेशन कानून के बारे में, कि वो किस संशोधन से आया, कब पास हुआ, इतना लिखना है उसमें। उसके बाद थोड़ा सा इतिहास वाला पार्ट आएगा, उसमें इन तीनों पॉइंट को मिला के 1 पॉइंट बनाना है। सर ऐसे लिख दूंगी जैसे आर्टिकल, ये तीनों आर्टिकल लिख के साथ में
कि संविधान में भी इन अनुच्छेदों में शिक्षा बच्चों को शिक्षा के बारे में बताया गया है। बिल्कुल लिख दो। तीनों की 2 लाइन। हाँ हाँ बिल्कुल, यही करना है हमें। तो पहले में आप जो आपका शिक्षा का अधिकार है उसके बारे में लिखेंगे कि शिक्षा का अधिकार क्या है, जो भी है, कानून कब आया, वगैरह वगैरह थोड़ा सा। उसके बाद इन तीनों को मिला के एक पॉइंट बना देना। उसके बाद जो मेन चीज़ है 2 हिस्सों में लिखनी है। पहले हिस्से में आपको ये लिखना है, क्या शिक्षा के अधिकार के आने के बाद भारत की शिक्षा प्रणाली इतनी अच्छी हो गई कि उससे बच्चों को शिक्षा का महत्व समझ में आ रहा है। पहला पार्ट वो लिखना है, उसमें कुछ अनुच्छेद लिख देना कि शिक्षा के अधिकार के तहत 6 से 14 साल के बच्चे शिक्षा प्रदान करने जा रहे हैं। इसके लिए सरकार उन्हें मिड डे मील भी दे रही है एक्स्ट्रा में। जी उसी तरह से हर स्कूल 1 किलो प्राइमरी तक 5वीं तक 1 किलोमीटर के पास होना चाहिए और 8वीं 3 किलोमीटर में होना चाहिए। उसके अलावा आप अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि क्या बोलते हैं इसे, इस अधिकार, इस अधिनियम के तहत एक शिक्षक पे कुछ बच्चे हो सकते हैं, ज़्यादा असीमित नहीं है। शिक्षक और बच्चों का रेशो भी बताया गया है इसके अंदर। ये इसीलिए करा गया है ताकि शिक्षा प्रणाली को सुधारा जा सके, शिक्षा का महत्व सिखाया जा सके। ये सारा लिखोगे पहला पार्ट। उसके बाद ब्रेक दे के अगले पार्ट में कमियां लिखनी है कि शिक्षा के अधिकार के आने के बाद शिक्षा का कोई महत्व नहीं समझ में आया। उसमें आप एनजीओ प्रथम का मेंशन कर सकते हैं। जैसा एनजीओ प्रथम का जो सर्वे होता है जिसमें ये दिखाया गया है कि आज भी भारत की शिक्षा प्रणाली बहुत ही बुरी है। 5वीं का बच्चा प्राइमरी के क्वेश्चन नहीं कर पाता है, या 8वीं का बच्चा पहली के क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है। आज भी इस हालत में हमारी शिक्षा प्रणाली है। सर, बोलो। आज ही मैंने करंट अफेयर लगाया, उसमें मतलब असर रिपोर्ट वगैरह आई है। उसमें बताया गया कि मतलब नामांकन तो बढ़ा है बच्चों का 86%, पर मतलब वही जैसे आप क्वेश्चन बता रहे हो ना, कि मतलब उनसे सॉल्व नहीं हो रहे, मतलब ऐसे गुणवत्ता में कमी आई है। नामांकन तो बढ़ा है, ये वो पॉइंट डाल दो। बिल्कुल लिखना है। ये पॉइंट समझ में आया दोस्त? कैसे करना है इस आंसर को? पहले आप लिखेंगे परिचय, उसके बाद इन सबको मिला के एक पॉइंट बनाएंगे। उसके बाद आप लिखेंगे शिक्षा के अधिकार के अच्छे अच्छे पॉइंट, क्या उसने अच्छा अच्छा काम करा है। फिर ब्रेक दे के लिखेंगे शिक्षा के अधिकार से अच्छे अच्छे काम क्या नहीं। जैसे आपने अभी बताया, वो एक्चुअली आप एनजीओ प्रथम की स्टडी बता रहे होंगे, वो लिखनी है आपको। एसर, इसे एसर एनजीओ प्रथम जो करता है ना उसे साथ एसर सर्वे कहते हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। हाँ सर। जी सर। इस सर्वे को बोलते हैं, वो लिखना है। उसके बाद निष्कर्ष लिखना है, और निष्कर्ष के बाद 2 या 3 पॉइंट लिखना कि इसको सुधारा कैसे जा सकता है। समझ में आया? तो ये 3 क्वेश्चन है। आप दोबारा से इन्हें कोशिश करो, दोबारा इसे करते हैं, देखते हैं इम्प्रूव हुए नहीं हुए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो फिलहाल मेंस का ये था। अब प्रीलिम्स की जो बात है, प्रीलिम्स का मैं बाद में करूँगा। पहले आप इन 3 क्वेश्चन को लिखो। प्रीलिम्स का देखते हैं कल करेंगे या फिर आज इवनिंग तक, मैं आपको बता दूंगा जब भी करना है। ठीक है? अभी कंफ्यूज नहीं होना, पहले इन पे ध्यान दो क्योंकि इनमें हमें कमियां निकालनी है। इन तीनों को लिखो, प्रीलिम्स का बाद में करेंगे, और फिर प्रीलिम्स में जो कमियां निकलेंगी उसके लिए दोबारा प्रीलिम्स का पेपर करेंगे। ठीक है ना? कोई और क्वेश्चन बताओ अंजलि, कुछ पूछना हो तो। नहीं सर, मैं मतलब वही पूछ रही थी, दिल्ली के 2-2 3-3 क्वेश्चन लिख लूँ आज, तो जैसे ये हो जाएंगे तीनों। अभी ये करो, कल फिर ट्राई करते, मैंने एनालिसिस करके तुम्हें भेजता हूँ। अगर इनमें बात समझ गई हमारी तो फिर हम क्वेश्चन बदल देंगे। जब तक हमारा पूरा स्ट्रक्चर सही नहीं होता तब तक हो सकता है हमें एक और बार लिखना पड़ जाए यही आंसर। जी सर। ठीक है? वो जैसे ही सही हो जाएंगे फिर हम 2-2 आंसर करें। एक बार हमारा, मैं बोला, लिखने की शैली ठीक हो जाए। एक बार लिखने की शैली ठीक होगी, उसके बाद हम ध्यान देंगे कि कैसे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सामान ला सकें, क्या एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा कि उसमें अच्छा आंसर बन सके। जैसे ये रिपोर्ट्स वगैरह क्या पढ़नी है वगैरह वगैरह। ठीक है? चलो सर, कोई और क्वेश्चन हो तो बताओ। सर मतलब मैं एक बार बता दूं कि किस तरीके से लिखना है आपको, आप बता देना कुछ कमी, मतलब जैसे पहले तो वो लिखना इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद हिस्ट्री, फिर उसमें मतलब बॉडी लिखनी है, उसमें मतलब कई मैंने वो चीज लिखी जैसे नेगेटिव भी पॉइंट उनमें ऐड करने हैं, बिल्कुल करने हैं। कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। फिर निस, फिर निष्कर्ष लिख के फिर कई जगह सुझाव हो तो सुझाव देने हैं। बिल्कुल सही। ठीक है? ठीक है। चलो फिर इसे ट्राई करो, फिर देखते हैं आगे। ओके। चलो बाय बाय। बाय।